आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं फिर से आ गई हूँ अपना पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम लेके। जागरूक जनता, स्वस्थ हम सब, खुशहाल हमारा देश। तो आज मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और ये कई कारणों से एक पेशेंट में या किसी भी पेशेंट में ये कई कारणों से होती है। तो मेरे पास जो पेशेंट आई थी वो 22 साल की पेशेंट थी और 3 दिन पहले उसका सिजेरियन हुआ था और उसके बेबी हुआ था। फिर 3 दिन बाद इसको अचानक से काफ़ी ब्रेथलेस होने लगी ये, इसकी सांस बहुत फूलने लगी, इसको चेस्ट में दर्द होने लगा और इसको रिकरेंट कफिंग होने लगी। ये बार बार खांसी कर रही थी जो रुक नहीं रही थी। तो पेशेंट काफ़ी डिस्ट्रेस में चली गई और काफ़ी रेस्टलेस हो गई। तब इसको मेरे आईसीयू में भेजा गया और हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दोनों शुरू करा। पेशेंट को स्टेबलाइज करा और करीब 2 से ढाई घंटे की बेड साइड मैनेजमेंट के बाद हमारी पेशेंट जो है वो थोड़ी स्टेबल हुई। तो देखिए, ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है क्योंकि कभी कभी तो करीब 25 से 30% केसेस में ये जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है ये कार्डियक अरेस्ट के तरह ही प्रेजेंट करता है। इसका मतलब है पेशेंट सीधे कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है और उसका जो रिवाइव करना होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसका डायग्नोसिस भी आसानी से नहीं बनता है। तो जब भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का पेशेंट आता है उसके सारे जो सिम्टम्स हैं वो इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं, बट ये सिम्टम्स किसी भी रेस्पिरेटरी इलनेस में हो सकते हैं। तो एक तो हमें इसके लिए बहुत अलर्ट होना पड़ता है, प्लस कुछ कॉजेज़ होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे पेशेंट्स के ग्रुप्स होते हैं जिसमें ये पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है ये कॉमन होते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये चीज़ कॉमन होती है। मेरी जो पेशेंट थी वो ओबीस थी, काफ़ी वजन था उनका। तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद ऐसी पेशेंट्स प्रोन होती हैं हमेशा पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए। तो क्योंकि ये मेरे पास आई थी और हम लोगों ने इन्हें मैनेज करा, इनकी जान बचाई। तो घर वाले इनिशियली तो नहीं समझ पाए थे कि क्या कंडीशन थी, बट उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट करा और फाइनली ये बहुत अच्छी होकर हमारे यहाँ से गई। तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है वो खासकर मोटे पेशेंट्स में कॉमन होता है। जब भी कोई ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनमें किसी भी तरह की सर्जरी होती है तो एक उनमें हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की। और ये भी कई तरह का होता है, बट जो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसमें जनरली पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो बहुत ख़राब होती है और पेशेंट जो है एक तरह के हीमोडायनेमिक शॉक में होता है। इसका मतलब उसका जो हार्ट रेट होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ईसीजी वगैरह होता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा होता है। तो जब ये मेरे पास पेशेंट आई थी तो इनका ब्लड प्रेशर जो था वो नहीं आ रहा था, अनरिकॉर्डेबल था ब्लड प्रेशर। दिल की धड़कन इनकी काफ़ी बढ़ी हुई थी, ये बहुत डिस्ट्रेस में थी ऑलरेडी। पेशेंट कुछ भी बोल नहीं पा रही थी एंड ऑलमोस्ट फेंट हो रही थी, अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रही थी। तो हम लोगों ने इसको फ़ौरन मैनेज करा और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में हमेशा आपको ब्लड थिनर्स देने होते हैं इस कोशिश में कि जो ब्लड क्लॉट इतना सीवियर हो गया है और जो हमारे सांस लेने के सर्कुलेशन में फंस गया है जाके वो हट सके या वो कम हो सके, जिससे कि जो सर्कुलेशन है वो रीस्टैब्लिश हो सके। तो हमने इसको ब्लड थिनर्स दिए, अपना पूरा जो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है वो पूरा करा क्योंकि हमें उस वक्त पेशेंट का चेस्ट भी बचाना था, हमें उसका ब्रेन भी बचाना था क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड की सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। पेशेंट की बुरी हीमोडायनेमिक्स की वजह से ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा था, दिल की धड़कन बहुत बढ़ी हुई थी, हार्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ था इसमें। ऊपर से हमारे पेशेंट के पूरे शरीर में बहुत सूजन थी, प्लस ये ओबीस भी थी। तो कई तरह की ऐसी दिक्कतें इनमें बनी हुई थी। पर अच्छी बात ये रही कि हमें इस पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं लेना पड़ा और एक यूजुअल टाइम पीरियड में जो हम लेके चले थे कि इतने टाइम पीरियड में इसका स्टेबल होना ज़रूरी है, नहीं तो जान का खतरा जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा और शायद पेशेंट की जान बचाना भी मुश्किल हो। तो वो टारगेट हमने अचीव करा। तो देखिए, आम जनता के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कंडीशन होती है ये बहुत कॉमन होती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ इसके लिए काफ़ी प्रोन होती हैं क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, देखिए कि एक्सरसाइज वगैरह से प्रेग्नेंट लेडीज़ हमेशा दूर रहती हैं, उन्हें थकान वगैरह होती है तो वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, देखिए हमारे शरीर का जो सर्कुलेशन है वो हमेशा अच्छी तरह से इस्टेब्लिश्ड रहना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर हम रेस्ट करते रहेंगे और हमारा वज़न भी बढ़ता रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान, तो कहीं ना कहीं हमारा जो खून की नसें हैं उसमें खून का दौरा भी कम होगा, ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ेगी और हमारे एक जो क्लॉट डेवलपमेंट की टेंडेंसी है वो भी बढ़ेगी। तो हमेशा प्रेग्नेंट लेडीज़ को कहा जाता है कि वो अपना मूवमेंट हमेशा जारी रखें, लाइट एक्सरसाइज करती रहें, वॉकिंग वगैरह करती रहें, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपके जो लोअर लिम्स हैं, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, उसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से स्टैब्लिश्ड रहता है। तो ये जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं ये बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। बट स्टिल ये कंडीशन हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है, काफ़ी पेशेंट्स में देखने के लिए मिलती है और ये हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो पेशेंट के पास कुल मिला के बहुत कम समय होता है जब उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ये पेशेंट जब मेरे यहाँ आई थी, घर वाले बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जिस पेशेंट का सिजेरियन हुआ है और वो एकदम से इतनी सीरियस हो जाए तो पूरा फैमिली जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाती है। और फाइनली एक हमारा पूरा ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल जो हम अपनाते हैं अपने क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए कि उनको हम जो प्राइमरी डिजीज़ है उसका भी ट्रीटमेंट दें, प्लस जो हमारा सपोर्टिव केयर है, एक थरो सपोर्टिव केयर जिसकी ज़रूरत होती है पेशेंट को, वो भी हम पेशेंट को दें। इसके अलावा देखिए कई सारे बॉडी में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको आपको इस्टेब्लिश्ड रखना होता है। आपको ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेशन, ये बॉडी के हर अंग को, हर ऑर्गन को इस्टेब्लिश्ड रखना होता है। ऑर्गन्स को फर्दर फेलियर में जाने से रोकना होता है, क्योंकि जब भी शरीर में बीपी वगैरह कम होता है तो हमेशा गुर्दे पे, लिवर पे, इन सब चीज़ों पे असर आ जाता है और हमेशा पेशेंट का जो यूरिन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे पेशेंट्स भी मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं और यही हमारा काम होता है कि प्राइमरी डिजीज़ के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स जिनकी पॉसिबिलिटी है, जो प्रॉब्लम्स बुरी तरह से क्रॉप अप हो सकती हैं और हमारे पेशेंट को फर्दर सीरियस कर सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को रोकना भी एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, हमेशा अपने एक्सरसाइज को अपना एक रूटीन बनाइए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखिए चाहिए कि अगर उन्हें थकान भी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उनको कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है या उन्हें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना होता। आप लाइट मूवमेंट कर सकती हैं, आप बेड पे बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने लिम्स का मूवमेंट जारी रख सकती हैं, ताकि इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से आप बची रहें। इसके अलावा वो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो प्रेगनेंसी के वक्त डायबिटिक हो जाती हैं या प्रेगनेंसी के वक्त पता चलता है कि उनके ब्लड प्रेशर की बीमारी है या उनको थायराइड की दिक्कत हो गई है या पहले से उनको कुछ कोएगुलोपैथीज ऐसी होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो हमेशा पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए बहुत काफ़ी रिस्क होता है उनको इस पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। तो इस पेशेंट का हमने जब पहला ईको कराया था तो पेशेंट के काफ़ी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन था, जो इस वजह से होता है जब भी आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ये जो एम्बोलस था वहाँ जाके रुका हुआ था और इसकी वजह से पूरे जो आपकी सर्कुलेशन था वो पूरा डिस्टर्ब था। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद जब हमने इनका रिपीट ईको कराया तो पेशेंट को कोई भी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन नहीं था और पेशेंट बहुत ही बेहतर होती गई हर दिन। सांस लेना भी उसका अच्छा होता गया, उसकी जो सारी दिक्कतें थी वो भी हटती चली गई। बीच बीच में एक दो बार ये पेशेंट मुझसे हेडेक की कंप्लेन करती थी, तो मुझे ये भी लगा कि ऐसा ना हो कि कोई क्लॉट रहा हो जो ब्रेन में माइग्रेट कर गया हो और आगे जाके दिक्कत दे, तो मैंने इसलिए इसका ब्रेन का CT भी कराया, बट सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल आई। तो फाइनली जब ये हमारे पास से गई थी तो इसका पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रिजॉल्व हो चुका था और पेशेंट जो है वो काफ़ी थैंकफुल थी, उनके घर वाले भी काफ़ी थैंकफुल थे। तो आम जनता के लिए देखिए यही कैरी होम मैसेज रहता है कि हमेशा प्रेग्नेंट लेडीज़ का आपको अदरवाइज़ भी ज़्यादा ख्याल रखना होता है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिनोमिनन होता है, बट ये हमेशा बहुत टेंडेंसी लेके चलता है कॉम्प्लिकेशंस की, क्योंकि कई तरह के जो सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में वो हो रहे होते हैं। उसके साथ अंदर एक लाइफ होती है जिसको सस्टेन करने के लिए फ़ीमेल का खुद का एक हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। कई फीमेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाती हैं प्रेगनेंसी के वक्त, तो ओवरवेट कभी भी एक खतरा ही होता है। हमेशा जो ओवरवेट पेशेंट्स होती हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी से पहले भी और प्रेगनेंसी के दौरान भी, उनको हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए। आपका मूवमेंट कभी नहीं रुकना चाहिए, आपको बिल्कुल चलते फिरते रहना है, अपनी एक्सरसाइज करते रहना है
और हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो सर्कुलेशन है वो हमेशा एस्टैब्लिश्ड रहे। अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते रहिए। अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड वगैरह की दिक्कत है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरह से लीजिए। ये तीनों चीज़ें आपकी कंट्रोल रहनी चाहिए। प्रेगनेंसी के वक्त आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहना चाहिए, आपका थायराइड भी कंट्रोल रहना चाहिए और आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक मदर को तो अफेक्ट करेंगी ही करेंगी, उसके साथ उसके बच्चे पर भी उतना ही बुरा इफ़ेक्ट डालेंगी। तो इसके लिए सबका जागरूक होना, सबका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों से। प्रेग्नेंट लेडी का केयर जो है वो पूरी होनी चाहिए टाइम टू टाइम। जब भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बोले, रेगुलर आपकी विजिट्स होनी चाहिए। और अगर कुछ भी अनयूजुअल आपको लग रहा है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। और जो डॉक्टर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं, उनके लिए ये एक मैसेज है कि अगर पेशेंट आपका सिजेरियन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद 1-2 दिन बाद अगर पेशेंट की सांस फूल रही है या वो एकदम से डिस्ट्रेस में जा रहा है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है पेशेंट को, तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को हम दिमाग में रख सकते हैं। और पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए जो ट्रीटमेंट है वो ब्लड थिनर्स होते हैं, उसका डोज और वो सब तो खैर वो सब तो एक डॉक्टरी काम है और डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट को इस चीज़ में अलर्ट रहना है कि अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपके पेशेंट्स में आ रहा है तो उसको हम बिल्कुल सोच सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है और फ़ौरन इस पेशेंट को एक अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट कराना मैंडेटरी होता है उसकी जान बचाने के लिए। और आम जनता के लिए ये कि ऐसा प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक से लेके 6 वीक्स तक जो प्रेग्नेंट पेशेंट होती है वो पोस्टपार्टम पीरियड में, मतलब जब उसकी डिलीवरी हो चुकी है, वो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए प्रोन रहती है। तो ये जो 1.5 महीना करीब होता है, जो 6 वीक्स होते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ध्यान रखना होता है पेशेंट का। और अगर पेशेंट कभी भी सांस लेने की दिक्कत बोलती है या चेस्ट पेन बोलती है या इस तरह का कफ हो रहा है जो रुक नहीं रहा है या कफ में ब्लड आ रहा है या पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो रही है, तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत उसे हो सकती है। और वही जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में उसको सही वक्त पे ले जाना उसकी जान बचाने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर सकता है। तो आप डॉक्टर के पास अगर सही वक्त पे पहुँचेंगे तो डॉक्टर के हाथ में काफ़ी कुछ होगा और पेशेंट की जान बचने के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी हाई होंगे। तो अपने इसी मैसेज के साथ कि अलर्ट रहिए, स्वस्थ रहिए। जो भी घर में प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका बहुत ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको अपना मूवमेंट जारी रखना है, अपने को वेल हाइड्रेटेड रखना है, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते रहना है। और कोई भी इस तरह का अनयूजुअल सिम्टम अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू एंड बाय बाय।